हमारी जो पूंजी है वो समय है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है स्ट्रेस में है। तो साइकोलॉजी के अनुसार, और जिससे मतलब माइंड ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को ग्रहण कर पाए जो वो पढ़ रहा है, कौन सा समय अच्छा रहता है? स्ट्रेस का ऐसा कौन सा लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है? कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं और हमें पेरेंट्स से डांट पड़ती है। सर मेरी बेटी 9th क्लास में है, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आंसर भी आता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। आपके अंक आपकी बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं गौरव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं जिसमें कि बातचीत का विषय रहेगा एग्जाम स्ट्रेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम सभी की परीक्षाएं, चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हों या इंटर स्कूल एग्जाम्स हों, वो सब अब स्टार्ट होने वाले हैं। और ये स्थिति कुछ ऐसी रहती है, विशेषकर हम बात करें बोर्ड परीक्षाओं की, तो उसमें जो है कई बार बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और फिर कुछ खुदकुशी जैसी अप्रिय घटनाएं भी हमें सुनने को जो है मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों का निदान करने के लिए, इन चीज़ों पर बच्चों का स्ट्रेस जो है दूर करने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति होता है जो कि होता है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। तो इसी कड़ी में आज हम एग्जाम स्ट्रेस विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे NIPVD में मनोवैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद जी। और हमारे साथ आज यहाँ पर कुछ मदर्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो कि अब आपको बारी बारी से अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएंगी। मैं रोशनी नयाल और मेरे साथ एक बच्ची बैठी। बेटा, आप भी बता दीजिए अपने बारे में। गुड इवनिंग, मेरा नाम मानसी है और मैं 11th क्लास में। मैं ममता। मैं पूनम नेगी। जी। तो ये कुछ लोग हमारे साथ में आज रहने वाले हैं। इनके भी समय समय पर सवाल लेंगे हम, बीच बीच में किसी का कोई सवाल होगा इस विषय से संबंधित, उसको शामिल किया जाएगा। बहरहाल सर, शुरुआत करते हैं कि जब एग्ज़ाम आते हैं सारे साल, तो जो है बच्चे खूब मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में ही बच्चों को ये टेंशन आमतौर पर क्यों आती है? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। और एग्ज़ाम के टाइम पे ही ये स्ट्रेस क्यों होता है? जी, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हमें परफॉर्म करना होता है। यानी कि जो साल भर की जो मेहनत है, जो साल भर हमने सीखा है, जाना है, उसको अभिव्यक्त करने का कि भाई हमने कितना जान पाए, कितना सीख पाए, समझ पाए, वो हमें दिखाने का अवसर होता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी कहीं ना कहीं मन में होता है एक दूसरे के साथ कि मुझे इससे बेहतर करना है या उससे बेहतर करना है, या फिर कई बार अपनी खुद की परफॉर्मेंस से हम कंपटीशन करते हैं कि पिछली बार के मुकाबले में अब इस बार जो है और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा प्रदर्शन करूँगा। तो ये जो प्रदर्शन करने की बात है, जो प्रदर्शन में परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को सोचते हुए जो है स्ट्रेस बनता है। यानी कि स्ट्रेस इसलिए नहीं है कि भाई एग्जाम आ गए, स्ट्रेस इसलिए है कि वो प्रदर्शन कैसा हो पाएगा, मतलब अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या रहेगा, परिणाम क्या होगा, उस परिणाम की चिंता की वजह से स्ट्रेस होता है। जी। तो सर, अगर हम बात करें एक पढ़ाई की और एग्ज़ाम टाइम से पहले यदि कोई अपना सिलेबस, चाहे मतलब विदाउट स्ट्रेस लिए, विदाउट बर्डन लिए कंप्लीट करना चाहता हो, तो अब से जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं हमारे 20 फरवरी से हैं और नॉर्मल एग्ज़ाम्स जो है मार्च में शुरू होंगे, तो अब उसको एक क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? ओके, देखिए, क्योंकि जब हम आज जब डिस्कस कर रहे हैं और अब से लगभग 20 दिन का समय ही बचा है एग्जाम्स के लिए, तो ये बहुत ही कम समय है, ये बहुत ही कम समय है। तो इसीलिए अगर हम स्ट्रेस फ्री होकर के हम बात करते हैं कि भाई प्रिपरेशंस की, तो अब वो स्ट्रेस फ्री होकर के प्रिपरेशन नहीं हो सकती जी। ये एक प्रैक्टिकल कॉज है ना, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हमें ये देखना होगा कि क्या स्ट्रेस नेगेटिव ही है ना, यानी कि अब स्ट्रेस तो होगा, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, और स्ट्रेस होना जरूरी भी है, लाजमी भी है और जरूरी भी है ना, इम्पोर्टेंस है उसकी। क्योंकि अगर हम अभी स्ट्रेस्ड नहीं हुए तो जो है वो हमारी परफॉर्मेंस पे असर डालेगा। अगर हम अभी भी, जो आप मौज मस्ती की हम बात कर रहे थे कि पूरे साल भर जो है मौज मस्ती की और
अब जो है एग्जाम आ गए, है ना। तो अब भी अगर हम उस मौज मस्ती में रहे तो जो है हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए अभी स्ट्रेस होना जरूरी है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है कि हमें उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है जी, है ना, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होकर के हम पढ़ाई नहीं कर सकते इस समय पे। और इस समय पे वो स्ट्रेस जरूरी है। इसको हम यू स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में देखते हैं, है ना, यानी कि एक बेहतर प्रदर्शन करने का स्ट्रेस, है ना। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस अगर नहीं होता है तो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। तो अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भाई उन 20 दिनों को हम किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि टाइम इज मनी जी, है ना। हमारी जो पूंजी है वो समय है। अब समय को कैसे विभाजित किया जाए, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं, है ना, और अब हमारे पास बचे हैं पूरे 20 दिन जी, ठीक है। इन 20 दिन में डेली के जो 24 घंटे हैं उनका सदुपयोग कैसे किया जाए, है ना, वो मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब जो हम एक वेलबींग की बात करते हैं तो उसमें हम टाइम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए टाइम, घर परिवार के लिए टाइम, है ना, फिर हम जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम, पूजा पाठ के लिए टाइम, फिर जो है हम यार दोस्तों के लिए जो समय, है ना, या सोशलाइजेशन के लिए जो टाइम, है ना, और फिर आज की दुनिया में हमारे पास सोशल मीडिया के लिए टाइम जी, है ना। तो हम अपने उस 24 घंटे को इन सब चीजों क्रियाओं में विभाजित करके रखते हैं। अब वक्त आ गया है जब हम 20 दिन की बात कर रहे हैं कि हम उनमें से उस समय को किस तरीके से संतुलन बनाएं कि हमारा जो फोकस है वो पढ़ाई पे ज्यादा हो, है ना। अगर हम उसको मैनेज कर पाए तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, है ना, और मैनेज्ड वे में हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा सर एक क्वेश्चन है आपसे जी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है स्ट्रेस में है। देखिए, स्ट्रेस में है उसमें देखिए बच्चा हो सकता है कि इस तरह की बात करने लगे कि आप कोई उनको काम कहें और वो एकदम से झुंझला जाए, चिड़चिड़ा व्यवहार दिखाने लगे, है ना, कि नहीं मुझे पढ़ना है ना। और फिर जो है बार बार वो जो है कुछ चीज़ों को ढूंढता हुआ, कुछ चीज़ों को भूलता हुआ, है ना, ऐसा प्रतीत हो, बेचैन महसूस हो, या आपको बार बार ये कह रहा हो कि मम्मा मेरा इस बार पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे, इस तरह की बातें करता हो। नींद में कमी आ गई हो, है ना, ठीक से चैन से वो सो नहीं पा रहा हो, है ना, या फिर ज़्यादा खाने लगा हो या भूखा रहने लगा हो, है ना, एपेटाइट या स्लीप, इन बायोलॉजिकल फंक्शंस में अगर कुछ चेंजेस आने लगे तो समझो कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं, यानी कि जो सामान्य व्यवहार है उसमें किसी तरीके का कोई भी डेविएशन, है ना, कोई बिहेवियर चेंज आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिहेवियर चेंज हम महसूस करेंगे जब हम स्ट्रेस, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो कि डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, उस स्ट्रेस की अगर हम बात करें या नेगेटिव स्ट्रेस की बात करें, है ना, तो ये बिहेवियर में चेंज आएगा। या वो इस तरह की बात कर सकता है कि मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, या मैं इस बार ड्रॉप कर दूं, है ना, इस तरह की बातें कर रहा होगा जी। तो सर अब अगर हम बात करें कुछ जनरल, अगर हम सवालों की तरफ बढ़ें तो इस वक्त में अगर बोर्ड स्टूडेंट्स की ओर से मेरा ये सवाल है, हम सब जैसे बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं 12th और 10th के, तो पीएल में प्रिपरेशन लीव्स भी हैं और वैसे भी अगर कोई स्कूल भी जा रहे हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक पढ़ाई का मतलब दिन में क्या रूटीन रहना चाहिए? भाई कुछ तो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ अपना दिन में जब टाइम लग जाए शाम को या जो भी जैसे 4 से 6 का है या कुछ भी अपना एक रूटीन रखते हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार और जिससे मतलब माइंड ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को ग्रहण कर पाए जो वो पढ़ रहा है, कौन सा समय अच्छा रहता है? इसमें भी देखिए हर किसी की एक सर्केडियन रिदम है जी, है ना। तो वो जो रिदम है बहुत सारे कारणों से बदल जाती है। बहुत बच्चों को जो है रात को जागने की आदत हो जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें तो वो रात भर जाग रहे हैं, है ना जी। तो अब जो है बच्चे दिन में सो रहे हैं, है ना। तो ये सब परिवर्तन होता है और ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह की प्रेफरेंस रहती है कि वो कब पढ़ना चाहे। अगर हमें पता है कि मुझे सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी आप मेरे कहे अनुसार परिवर्तन ना करें या किसी और के कहे अनुसार अपने सर्केडियन रिदम को चेंज करने की कोशिश ना करें इस समय। यानी अगर आपने पहचान रखा है कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद होता है आपको, तो आप उसी को अपनाएं। किसी को लगता है कि देर रात तक पढ़ने से जो है मुझे ज़्यादा मैं गेन कर पाता हूँ, तो वो उसको अपनाएं। अन्यथा
अगर आपने नहीं पहचाना है तो अब पहचानने का वक्त आ गया है, या अब जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है जी। तो सबसे बेहतरीन जो समय पढ़ाई के लिए रहता है वो भोर का समय है। यानी कि 4 बजे के आसपास अगर हम उठते हैं और अध्ययन करते हैं तो हम जो है ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि उस समय हम अगर हमने अच्छी नींद ली है और रिलैक्स्ड हैं तो उस समय पे जो हमारा ब्रेन है बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर पाता है, समझ पाता है, और उस समय पे हमारे दिमाग में और चीज़ों की उलझन नहीं होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये जब मैंने 10th की ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरी 10th हुई, उसमें हम याद करते थे तो सुबह का सर ज़्यादा वो रहता था। लेकिन क्या होता है कि आजकल जैसे हमारे मन में आता है यार सुबह पढ़ लेंगे। अब सुबह थोड़ा बहुत हम कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं नींद खुली, मौसम सर्दी का है थोड़ा वैसे है, तो कोई सोचते हैं कि भाई दिन में या शाम को कवर कर लेंगे फ्री होके कामों से, या फिर हम शाम आने के बाद हम सोचते हैं कि भाई हम रात को पढ़ लेंगे। रात को आता है यार या तो पढ़ना अच्छा नहीं है या नींद आ रही होती है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाके एक नॉर्मल रूटीन में कैसे सेट किया जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और प्रैक्टिकल बात है, बहुत बच्चों के साथ यही होता है। यस। इसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, यानी कि हम एक आदत अपना लेते हैं कल पे टालने की, या फिर कर लेंगे, है ना, और वो कल जो है आज नहीं आ पाता है ना, वो कल ही रह जाता है। यस सर। है ना, तो इसीलिए जो 20 दिन का समय है, 20 दिन का या एक क्रूशियल समय है ना, इस समय चीज़ों को कंसोलिडेट करने का समय, अब यानी कि वो लर्निंग और टीचिंग लर्निंग का समय इस समय नहीं है, अब कंसोलिडेट करने का, यानी कि आपने पूरे साल भर क्या सीखा, क्या समझा, क्या पढ़ा, अब उसको यानी कि मनन का वक्त आ गया है। तो अब जो है ना, जैसे हम मैंने कहा कि भाई, या आपने कहा कि सुबह पढ़ने का सोचते हैं तो सर्दी हो जाती है, तो इसलिए हम सोचते हैं दोपहर में पढ़ेंगे, दोपहर का शाम को, शाम का फिर अगली सुबह पे चला जाता है ना। तो फेर कर लेंगे कि फेर में जी सर, है ना, वो फेर बना रहता है। तो ऐसे में अब वक्त है कि प्लान एंड एग्जीक्यूट, जी, है ना, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन किया जाए। यानी कि हम फेर कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ये केवल एक प्लानिंग है, इसमें एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग करने के लिए आप ब्लैक एंड वाइट में जो है अपना एक शेड्यूल जो है बनाएं, पूरी तरह से उसको नोट डाउन करें। क्योंकि देखिए, अगर ये इंटरव्यू, ये हमारी वार्ता अगर पहले हुई होती तो मैं आपको बोलता कि भाई 20 दिन का समय आप लेकर के रखें, 20 दिन आज से लेकर के, और 20 दिन जब आपका समय रह जाएगा एग्जाम का तब तक के लिए एक प्लान करिए। लेकिन अब क्योंकि रहे 20 दिन गए हैं तो अब जो है थोड़ा और वाइज होना पड़ेगा। यानी कि अब हमें जितने हमारे विषय हैं, मान लो कि किसी के 5 सब्जेक्ट हैं जी, तो वो एग्जाम से पहले के 5 दिन छोड़ दीजिए, है ना, उस दिन तक, 5 दिन पहले तक का शेड्यूल बनाने की अब आवश्यकता है ना, क्योंकि वो 5 दिन फिर अब आपको कंसोलिडेट करने के लिए रखने होंगे, है ना। तो 5 दिन पहले तक का शेड्यूल करिए, यानी कि अब आप 15 दिन हैं, ये मान के चलिए कि आपके पास अब केवल 15 दिन है जी, है ना। अब आपको 15 दिन में विभाजित करना होगा अपने सारे समय को, ठीक है। तो 15 डेज का एक आपको शेड्यूल बनाना होगा, आपको डेली एंड 15 डेज, है ना, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाना होगा। देखिए, जब हम अब शेड्यूल बनाएंगे ना, अब शेड्यूल बनाते हुए कुछ चीजों का जो टाइमिंग है उसको हमें कट डाउन करना होगा, है ना। जैसे सोशल मीडिया, उस टाइम को अब कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 20 दिन का ही समय आपके पास रह गया है ना। यानी कि जो सोशल मीडिया है या अब वो सोशलाइजेशन जो है आप एग्जाम के बाद करेंगे। अब जो प्रोकास्टिनेशन या पोस्टपोन कुछ करना है तो वो सोशल मीडिया का यूजेज है, ठीक है, उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना होगा, है ना। अपने मित्रों को जो है आज ही बोलें कि भी आप भी पढ़ें, हमें भी पढ़ने दें, और हम जो है मिलते हैं एग्जाम के बाद, है ना। तो यानी कि शेड्यूल बनाना है, हमने कुछ समय को कट डाउन करना है, यानी कि जो सोशलाइजेशन का है और खासकर सोशल मीडिया का है, उसको तो जो है आप अगर अपने मोबाइल फोन से नेट हटा दें, है ना, नेट को बंद कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, है ना, उसे फोन कॉल के लिए ही यूज करें। अगर हम दूर दराज रहते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, है ना, तो उसके लिए रखिए।
तो सोशल मीडिया कट डाउन, फिर उसके बाद जो आपका जैसे घर के रूटीन के जो टास्क हैं उसमें आप मम्मा को, अपने पेरेंट्स को आप बताएं कि भी अब जो है ये पढ़ाई का वक्त शुरू हो गया है ना, अब एग्जाम टाइम है। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जिसको टाला जा सकता हो, अब उसको टाल दें। तो यानी कि वो जो घर को समय देते हैं उस समय से में भी थोड़ा सा समय अब चोरी करना होगा पढ़ाई के लिए, है ना। फिर जैसे पूजा पाठ, ये इसमें जो हम समय लगाते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ, चिंतन मनन जो है उसमें से थोड़ा सा समय भगवान जी से भी ले लेना होगा कि ईश्वर अब तो आपको हमें ना अब थोड़ा सा टाइम, ना अब आप ही आ जाया करें। अब हमें बुलाने की जरूरत ना पड़े, अब आप आशीर्वाद रखें, है ना, और हम जो है अपना अध्ययन करें। तो ये जो और पर्सनल टाइम में भी जैसे हम बाकी और चीजें रखते हैं अपने लिए, है ना, घूमना फिरना, उसको भी अब कट डाउन कर दें। तो अब वो सब टाइम को कट डाउन करके यानी कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अब जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर अब तक भी किसी ने कुछ ना किया हो तो, है ना, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, तो अब जो है ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे वही फिर हम जैसे पहले बात कर रहे थे, स्ट्रेस का आना जो कि एक लाजमी है और ये अब इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। सर मेरी बेटी 9th क्लास में है, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आंसर भी आता है लेकिन वो बोल नहीं पाती। ओके, देखिए अब इंस्टेंटली अब इसमें हम अभी इंटरवीन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ये सवाल 20 दिन की परफॉर्मेंस का नहीं है। अब ये सवाल है कि भाई हमने एक हैबिट फॉर्मेशन अपनी कर रखी है, हमारी आदत है ऐसा करने की। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई अगर हम कर सकते हों तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का वही हम कर सकते हैं, है ना। उसे बार बार ये रियलाइज़ ना करवाएं कि आप जो है बोल नहीं पाते हैं, एंड टाइम पे बोल नहीं पाते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। उसको आप बोलिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जो आता है ठीक है, आप बस रिलैक्स रहें और कोई चिंता ना करें कि भाई आप कितने अंक ले पाएंगे, वो फेल होगा पास होगा, उसमें आप केवल अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, आउटकम को छोड़ दें अब, है ना। क्योंकि अब आउटकम के बारे में अब सोचने का समय नहीं है ना, कि भाई मैं अब इतने अंक हासिल कर लूँगी या अब इतने अंक आएंगे, वो अब नहीं सोचना है। अब हमारी तैयारी कितनी है ना। यानी कि जैसे जो हमारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें ज़्यादा, है ना। वो जो 5 दिन मैंने आखिर के बोले हैं पेपर वाइज, जो आसान चीज़ें वो उस समय पे हमें रिवाइज़ करनी है ना। तो अब जो है अपना फोकस करें कि भाई हम प्रिपरेशन पे और एग्ज़ाम में परफॉर्म करने पे, ना कि आउटकम पे। आउटकम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो है ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा, है ना। और अगर ये स्थिति फिर भी बनी रहती है, इन एग्ज़ाम्स में भी वो इस तरह का परफॉर्म करती है, तो जो है ज़रूर आप जो है प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन आप लीजिए, है ना। बच्चे को जो है ज़रूर हम मदद कर पाएंगे। जी, अब आते हैं सर गैप पे। जैसे बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट के बीच में गैप होता है, कुछ एग्जाम्स तो मान लीजिए आसान होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। अब जो है जैसे जिसमें गैप आ जाता है ना, हमारे पास डेट शीट है, डेट शीट के अनुसार हम प्लान करें कि भाई ओके, जहाँ पे गैप है उसमें से उसका कुछ समय हम डिवाइड कर लें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए, है ना। और अपने और जैसे जो आसान सब्जेक्ट है ना, जिसमें गैप आ गया, मान लो कि किसी पेपर में 2 पेपर के बीच में गैप आ गया 10 दिन का, ठीक है, तो अब पहले 5 दिन तीसरे पेपर की तैयारी करें, दूसरे पेपर की नहीं, है ना। तो तीसरे पेपर की तैयारी करें और फिर बचे 5 दिन में आप उस दूसरे पेपर की तैयारी करें जो आसान है ना। तो उसको उस बोनस को इस्तेमाल करने की जरूरत है। सर मेरा एक सवाल था, जैसे अभी मेरा बेटा तो छोटा है, छोटी क्लास में है, बट वो लर्न करता है तो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रखता है, कि याद नहीं रख पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व हों। यानी कि मैंने पढ़ लिया और सुना दिया, इतने से काफ़ी नहीं होता, है ना। डेफिनेटली रिपीटिशन एंड रिहर्सल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम रिपीटिशन एंड रिहर्सल कर रहे हैं तो उस समय पे एक्टिव रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं अब हम उसको लिख के भी देख लें। रिटर्न भी करता है लेकिन फिर भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर आ जाता है कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन,
अब उसको इस्तेमाल करके देखें कि जीवन की दिनचर्या में उसका क्या इस्तेमाल है उस विषय का। अगर हम उसको जोड़ करके देखेंगे, है ना, मान लीजिए कि इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको कथा कहानी के रूप में और एक फिल्म की तरह से उसको परिकल्पना करने लगे, देखने लगे कि ऐसा हो रहा है ना, तो वो ज़्यादा याद रहेगा, है ना। तो उसको किसी न किसी चीज़ से जोड़ लें, है ना, अपने अनुभवों के साथ जोड़ लें, उसको अनुभव करें। सर एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस का ऐसा कौन सा लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है? ओके, डेफिनेटली स्ट्रेस का एक्सट्रीम लेवल है सुसाइड। तो इसमें लेकिन ये एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दरअसल सुसाइड को हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मानते हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, है ना, वो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच है मेरी, मैं अपनी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो समस्या सुलझी या नहीं, वो देखने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होते, फिर अवेलेबल नहीं होते। हम कंफर्म नहीं कर पाते कि जिस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये एक अप्रोच, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाई जिसको सुसाइड कहते हैं, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, ये देख नहीं पाते। अब मैं अपने जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब मैं बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके अंक आपकी बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में 33% से मैं पास हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद नियर अबाउट 59% से मैंने 12th पास किया जी। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब मैं 10th के एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड, आई एम सॉरी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने केवल इसीलिए सुसाइड कमिट कर दिया उस रोज़ कि उसको लगा कि वो 100 में से 98 नंबर ही ले पाएगी, 2 नंबर का उसका गलत हो गया है, और इस वजह से, इसके चलते उसने उस रोज़ शाम को सुसाइड कर लिया। वहीं पे मेरा भी गणित का परीक्षा हुई और मेरे गणित में जो है मुझे पूरा विश्वास था कि शायद एक भी अंक ना मिले। हालांकि जब रिजल्ट आया तो वास्तव में हमारी उस फ्रेंड के 98 मार्क्स थे और मेरे केवल 6 नंबर थे। जी जी। अब जो है मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों के साथ वार्ता कर रहा हूँ और अपने बच्चों को, अपने श्रोताओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, लेकिन वो मेरी फ्रेंड जो है इस दुनिया में नहीं है, उसने उस समस्या का समाधान हो पाया था या नहीं। तो मैं अपने सारे बच्चों को, सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि अंक जो है आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक कतई नहीं है। आपके अंक 33% शायद इसलिए भी आ रहे होंगे क्योंकि आप जो है और विधाओं में और कलाओं में, है ना, और खेल आदि में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आप अपने सोशलाइजेशन में शायद योगदान दे रहे हैं, आप शायद अपने अड़ोस पड़ोस में मदद करने में उतना समय दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं। ठीक है, आपके अंक आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई के को लेकर के हम जो है इस तरह की थॉट्स ना रखें, है ना, प्रिपेयर करें और अपने एग्जाम्स दें, है ना, रिजल्ट की आप जो है परिकल्पना ना करें। सर हम तो ये पता चल गया कि बिहेवियर चेंज है, बच्चे में स्ट्रेस आ गया, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए ये कैसे पता चलेगा हमें? एक्सट्रीम लेवल पे देखिए, बिहेवियर चेंज हम सब आभास करने लगते हैं। हर माताएं, बहनें, परिवार वाले और शिक्षकगण, हर कोई मनोवैज्ञानिक है। हम लोग आपस में वैसी चर्चा करने लगते हैं ना कि ये आजकल बात नहीं कर रहा, ये आजकल थोड़ा खोया खोया रहने लगा है। ठीक है, क्या बात है, तुम पहले तो बड़ा टीवी देखते थे, है ना, पहले तो जो है सबके साथ घुल मिल करके बात करते थे। तो आप देखेंगे कि वो जो डेविएशन है, वो डेविएशन जो है हमें पता चलता है, आभास हो जाता है। ठीक है, और सीवियरिटी तो डेफिनेटली फिर अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल की सीवियरिटी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि हमारा एपेटाइट, यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, एपेटाइट हो गया, स्लीप हो गया, है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी या एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, कई बार एक्यूट स्ट्रेस के अंदर। कुछ लोग जो है बिल्कुल नहीं सो पाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है खा ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग रोना शुरू करते हैं, रोते हैं, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, उदास रहने लगते हैं। जो जिन चीज़ों में पहले उनकी रुचि हुआ करती थी वो रुचि कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अकेले रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से अलार्मिंग है। मतलब इन्हीं को हम जो है एक्यूट समझें, इन्हीं को जो है उस मैक्सिमम समझें, क्योंकि
जितना जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई करके और प्रोफेशनल हेल्प या एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम उसको संभाल पाएंगे। तो कतई इंतज़ार ना करें कि भी हम जो है उसमें वो एक्सट्रीम पे पहुँचे। तो हमारे साथ मानसी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनका कोई सवाल हो सर से। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं और हमें पेरेंट्स से डांट पड़ती है। बिल्कुल सही। तो एक फिल्म याद आई इस पे, छिछोरे। उसमें एक डायलॉग था, सुशांत सिंह जो है जब उसके बच्चा जो है सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है ना, अटेम्प्ट करता है, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है ये बोलता है उसमें डायलॉग कि ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी कमी है ना, या पेरेंटिंग की एक कमी है कि हम जो है अपने बच्चे को ये तो बताते हैं कि अगर तूने टॉप किया तो तुझे ये मिलेगा, अगर तेरे अच्छे नंबर आए तो ये मिलेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं चूक जाते हैं ये बताने में कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या हमें ये डराया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम फेल हो गए तो जो है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, या इस तरह के नेगेटिविटी हम इम्पोज करते हैं। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस फिल्म में भी, और मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि दरअसल हमें क्योंकि जीवन की चुनौतियाँ हैं, अपने बच्चों को चुनौतियों का सामना करना सिखाने की ज़रूरत है ना। आज तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अच्छे अंक लिया, लेकिन कल को उसको स्वयं मोटिवेट होना है और अच्छे कार्य करने के लिए, है ना। तो ऐसे में हम उसको ये बताएं कि भाई फेलियर जो है वो कभी भी फाइनल नहीं है, कभी भी जो एक यहाँ पे विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट ऑलवेज फैटल। ठीक है, यानी कि जो आपकी सफलता है, जो आपने टॉप किया है, ये फाइनल नहीं है, इस यहीं पे संतुष्ट मत हो जाइए। और कोई भी आपकी जो हार है ना, कोई भी जो आपका फेलियर है वो इतना भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इतना भी ऐसा नहीं है कि भी जिसमें कि हम सुसाइड कर लें या हम जो है हताश हो जाएं, है ना। तो इसीलिए हमारे जो प्रयास हैं, है ना, हमारे एफर्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि डोंट वरी, अब आप अपना परफॉर्मेंस दें, जो बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दें। हो सकता है कि भी 33% अंक की ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी हो सकता है कि आपके 50% अंक की बेस्ट परफॉर्मेंस हो, लेकिन अब आप बेस्ट परफॉर्म करें। आगे जीवन में हो सकता है कि भी हम इसको और सुधार सकें, है ना, किसी और पाठ्यक्रम के माध्यम से या किसी और कक्षा में, तो जो है आगे हम सफल हो सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को समझाएं कि फेलियर भी जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जी, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि सर आप स्टूडियो में आए और हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच, और पूरी टीम 91.2 NIVH हेलो दून को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल अब मुझे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। हमारे साथ मौजूद थे कुछ पेरेंट्स और हमारे साथ रही मानसी, इस बीच में हमारे साथ सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करते हुए सर का एक बार और धन्यवाद देते हुए मैं गौरव अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।